भरोसा देश का, डीडी न्यूज, भरोसा सच का। नमस्कार। नई उम्मीदों, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक। खास इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की यानी कि निर्णायक चरण की वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। ग्राउंड जीरो किस तरह से है हालात जाने के हमारे संवाददाताओं से, और भी होगा बहुत कुछ खास, क्योंकि आपके साथ अगले 1 घंटे तक रहने वाली हूँ मैं, जया सिन्हा और संध्या। सुप्रभात जया। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। तो नया सवेरा में आज आपको तमाम खबरों से रखेंगे अपडेट। आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश का दौरे में क्या कुछ है खास, और साथ ही साथ आत्मनिर्भर होते भारत की झलक भी आपको दिखाएंगे। खेल जगत में भी आपको लेकर के चलेंगे, वर्ल्ड वॉच भी दिखाएंगे। तो आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में 142 सीटों पर वोटिंग के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। ममता, शुभेंदु समेत 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज। हिंसा मुक्त वोटिंग के लिए पहली बार एनआईए तैनात। उत्तर प्रदेश के लिए आज बहुत बड़ा दिन। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री करेंगे पूजन अर्चन। हरदोई में करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। भीषण गर्मी, लू और बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की सरकार करेगी समीक्षा। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली से आज लद्दाख पहुंचेंगे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष। 1 से 15 मई तक पहली बार लेह में होगी पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी। यूएई की ओपेक और ओपेक प्लस समूह के से बाहर निकलने की घोषणा। होर्मुज ब्लॉकेड के बीच वैश्विक तेल उत्पादक समूह को बड़ा झटका। और राष्ट्रमंडल युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत का जबरदस्त प्रदर्शन। सुनील सिंह, एसांगफा और अभिनव गोगोई समेत चारों पेसी ने जीते स्वर्ण पदक। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे से। आज भी वो अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में हैं। यहाँ वो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। गंगा नदी के तट पर स्थित बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है ये, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जिसे विश्वेश्वर या विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी कई बार इस मंदिर में पूजा कर चुके हैं। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा विश्वनाथ की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है, और आज प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ की पूजा करेंगे बस कुछ ही देर में। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ का ये मंदिर, जिसकी मान्यता दूर दूर तक है, और हर रोज हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए।
बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई जिले में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जो देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के नजरिए से बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी की अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी बदलने वाला मेगा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। आखिर ये गंगा एक्सप्रेसवे है क्या, इसे विस्तार से समझते हैं। 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन और 8 लेन तक विस्तारित करने योग्य है ये, और एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर है। इसका निर्माण लगभग 36,230 करोड़ रुपए की कुल लागत से किया गया है। तो ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि प्रोजेक्ट की खास बात क्या है। तो ये है कि शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा भी इसके माध्यम से मिलेगी। इसका आर्थिक लाभ के अलावा रणनीतिक महत्व भी है। ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है। तो सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ भी है इसका, और यूपी का एक नया ग्रोथ इंजन ये साबित होने जा रहा है। तो आर्थिक गलियारा गंगा एक्सप्रेसवे 2635 हेक्टेयर का क्षेत्र और विनिर्माण और लॉजिस्टिक हब भी है। पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों को एक ही निर्बाध हाई स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से यहां पर जोड़ा गया है। तो साफ तौर पर एक लॉजिस्टिक लागत जो है वो कम होती भी नजर आएगी, सप्लाई चेन भी मजबूत होगी। इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसके रास्ते में पड़ने वाले 12 जिलों में लगभग 2635 हेक्टेयर क्षेत्र में एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक गलियारे विकसित किए जाएंगे। शहरों और एक्सपोर्ट मार्केट तक सीधी पहुंच होगी। 2635 हेक्टेयर क्षेत्र विनिर्माण और लॉजिस्टिक हब के तौर पर देखा जा रहा है। लॉजिस्टिक लागत कम होगी, सप्लाई चेन इसके माध्यम से और भी मजबूत होती हुई नजर आएगी। रोजगार और पर्यटन में बेतहाशा वृद्धि की भी संभावना इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से बनती हुई नजर आ रही है। तो लागत कम होगी, निवेश बढ़ेगा और शहरों और एक्सपोर्ट मार्केट तक सीधी पहुंच यहां पर बनेगी। यानी कि साफ तौर पर जो ग्रामीण है उनकी आय बढ़ेगी और रोजगार और पर्यटन को भी फायदा होगा। तो आर्थिक गलियारा गंगा एक्सप्रेसवे। और ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता वाराणसी से काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ गए डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम। हरिकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र में हैं, क्या कुछ कार्यक्रम आज उनके रहने वाले हैं दर्शन पूजन के साथ साथ? जया और संध्या, आपको ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चूँकि मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में हूँ और जैसा आप जिक्र कर रही थी कि प्रधानमंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं तो कई बार वो यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। चूँकि ये जो काशी विश्वनाथ धाम है जिसका पूर्णोद्धार हुआ, इतना दिव्यता और भव्यता आई, वो प्रधानमंत्री के कारण ही आई, उनकी सोच के कारण ही आई। पहले जो ये काशी विश्वनाथ परिसर था काफ़ी छोटी जगह में था, अब जो प्रधानमंत्री ने जो इसके लिए प्रयास किया, जो सोच उन्होंने रखी, जिसके कारण इसको दिव्यता मिली, भव्यता मिली। अब गंगा के तट से आप आ सकते हो एकदम काशी विश्वनाथ परिसर में, यह व्यवस्था बनाई यहाँ के सांसद, देश के प्रधानमंत्री ने। काशी विश्वनाथ धाम को जो भव्यता मिली, दिव्यता मिली, विश्व पटल पे जो लोग जानने लगे, और उसके कारण जो आप अभी किसानों के लिए आर्थिक रूप से जो सबल होने की बात कर रही थी, वो काशी को मिला कि यहाँ पर पर्यटन बढ़ा, श्रद्धालु आने लगे, और देश से ही नहीं विदेशों से श्रद्धालु आते हैं और करोड़ों की संख्या पार कर जाती है जब रिकॉर्ड देखा जाता है साल भर में आए हुए श्रद्धालुओं का। इसका सीधा लाभ जो काशीवासी हैं उनको मिलता है। क्योंकि यहाँ से सांसद हैं प्रधानमंत्री, उनकी सोच है कि किस तरह से उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम को डेवलप किया, इतना भव्यता दिलवाई, दिव्यता दिलवाई, जिसके कारण जो आसपास के लोग हैं काशी में निवास करते हैं और उनका चूंकि पर्यटन बढ़ा है तो लोगों की आय बढ़ी है, आर्थिक रूप से सबल हुए हैं, रोजगार मिला है लोगों को। आपने पूछा कि क्या कार्यक्रम है, तो चूंकि प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे, साथ ही जो परिसर का विस्तार हुआ है गंगा तट तक, वहाँ तक भी जाएंगे। अभी कुछ दिनों पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी यहाँ पे प्रदान की थी बाबा महाकाल के यहाँ से बाबा विश्वनाथ के दरबार में। तो उन्होंने जो है जो वैदिक घड़ी
प्रदान की है, उसको देखते हुए शंकराचार्य चौक पर लगी है वो घड़ी। तो प्रधानमंत्री यहाँ से पूजन दर्शन करने के बाद जाएंगे वहाँ पर इस वैदिक घड़ी का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं हरिकेश, इसकी बहुत प्राचीन मान्यता है। जी बिल्कुल, ये जो हम लोग के पास जो कैलेंडर है, वो कैलेंडर में जो या जो घड़ी है उसको जो हम देखते हैं वो है जो आप कह सकती हैं आधुनिक जिनको कहते हैं, जो आजकल के जो काल गणना करते हैं। लेकिन जो वैदिक घड़ी है वो जो हमारा विक्रम पंच वो होता है उसके हिसाब से जो है ये वैदिक घड़ी चलती है। उसमें जो विक्रम संवत वाला कैलेंडर है उसके हिसाब से वो चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है संध्या की, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ी होती है उस तरह से वो डिस्प्ले होता है जिससे आम आदमी उसको आसानी से समझ सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में प्रदान की गई है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, जो कि काशी विश्वनाथ में जो दर्शन करने लोग आते हैं उन्हें जो है वो देख पाते हैं और निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि जो हमारे विक्रम संवत का कैलेंडर है उसकी जो काल गणना है वो किस तरह से है और आज के समय में वो किस तरह से अलग है थोड़ी जो आधुनिक घड़ी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ अक्षय भी इस वक्त जुड़ चुके हैं गंगा एक्सप्रेसवे हरदोई से। अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, सबसे पहला सवाल यही, जिस तरह से एक्सप्रेसवे का जाल इस वक्त हम पूरे देश में देख रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे है। गंगा एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड समय में ये तैयार हुआ है और सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर ही नहीं बल्कि पूरी तस्वीर बदलता हुआ नजर आएगा। आज इसका उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री इसे देश को समर्पित करेंगे। किस तरह से ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर और वहां के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य की बात की जाए तो ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है इसको पूरी तरह से डेवलप कर सकता है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में ला सकता है, इकोनॉमी में एक बड़ा बूस्ट लेकर आ सकता है। और उसका कारण ये है कि ये एक्सप्रेसवे ना सिर्फ वाराणसी से लेकर मेरठ का जो डिस्टेंस है, जो समय जो लगता है उसको काफ़ी कम करेगा। 9.5 घंटे से कहा जा रहा है, तकरीबन 6 घंटे ही रह जाएगा समय। अगर हम बात करें प्रयागराज से लेकर मेरठ की, उसके अलावा लेकिन ये 12 जिलों से होकर गुजरता है और एकदम सीमलेस ट्रैवल ऑफर करता है। 6 लेन से लेकर ये एक्सपैंडेबल 8 लेन का एक्सप्रेसवे है। और अगर बात की जाए तो इसकी फैसिलिटीज़ की, तो अब दुनिया में कोई भी जो मॉडर्न एक्सप्रेसवे है, जिस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर मुहैया कराई जाती है, इस एक्सप्रेसवे में वो सभी मुहैया कराई गई है। स्पीड लिमिट काफ़ी अच्छी है। इससे अगर होगा ये कि जो किसान है वो अपना जो उनका प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो उनकी जो खेती होती है उसका जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसको शहरों तक ले जा सकते हैं। कनेक्टिविटी प्रयागराज से अगर हम देखें तो दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। 36,000 करोड़ में ये प्रोजेक्ट पूरा बना है। लेकिन अगर इसके हम रिजल्ट की बात करें, इसके अगर हम बात करें कि इससे हमें क्या मिलेगा, तो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक अनदर लेवल एक तरह से कहा जाता है, उस तक वो उत्तर प्रदेश को लेकर जाएगी। और एक पूरी तरह से सच है कि अगर आपकी जो एक शरीर होता है, जैसे कि एक देश होता है, उसमें जिस तरह से नसें होती है उसी तरह से एक्सप्रेसवे काम करती है। और ये एक्सप्रेसवे एक मेजर आर्टरी की तरह काम करेगा उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश, आपका भी यहाँ पर इस वक्त सुबह सुबह काशी विश्वनाथ के दर्शन कराने के लिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और उसके बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव की। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे और लिए चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए हो रहा है मतदान। जी हाँ, मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा और आज 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में 3 करोड़ 21 लाख से अधिक मतदाता 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इन 142 सीटों पर
कुल 3,21,73,837 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनके लिए कुल 41,001 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 39,301 मुख्य और 1,700 सहायक मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। और इनमें से भवानीपुर सीट है, जिस पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। इसके अलावा टीएमसी के फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास और सुजीत बोस जैसे दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस और वाम मोर्चा अलग अलग मैदान में है, जिससे मुकाबला बहुकोणीय हो गया है। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों की हजारों कंपनियां और बड़ी संख्या में राज्य पुलिसकर्मी तैनात हैं, जबकि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अंतिम चरण में सुरक्षा और कड़ी करते हुए बूथों पर जाने के रास्तों में भी सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। इस चरण में पुलिस पर्यवेक्षकों की संख्या भी 84 से बढ़ाकर 95 की गई है। उत्तर बंगाल चुनाव में 142 सीट पर मतदान इस वक्त पूरे जोर शोर से जारी है और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कैसे तमाम मतदान केंद्रों पर कतारें भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। मतदाता घरों से बाहर निकले हैं, अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है। और आपको प्रमुख उम्मीदवार भी ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं, जिनका दूसरे चरण में आज जिनके लिए वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल सोनारपुर दक्षिण से अभिनेत्री हैं और ये उम्मीदवार हैं। रूपा गांगुली वहां से अताल ठोकती नजर आएंगी भाजपा के उम्मीदवार के रूप में। और दूसरे दौर की वोटिंग जारी और कई दिग्गज भी पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी से, खासकर युवाओं से, महिलाओं से वोट करने की अपील यहां पर की है। तो भाजपा की उम्मीदवार रूपा गांगुली ने अपना वोट यहां पर किया है, हम तस्वीरों में देख सकते हैं। 41,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग की भी पूरी तैयारी है। खासतौर पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और सीसीटीवी से भी पूरी निगरानी रखी जा रही है। जो मतदान केंद्र पहुंचने तक का रास्ता है वहां भी सीसीटीवी लगाए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर की वोटिंग जारी। क्या इस बार भी रिकॉर्ड मतदान होगा, यही उम्मीद की जा रही है वोटर्स से कि वो इस बार भी इतिहास रचते हुए नजर आएंगे। दूसरे चरण के लिए कुल 142 सीटें हैं, जिसमें एआईटीसी के 123, भारतीय जनता पार्टी के 18 और आरएसएमपी के 1। तो कई हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, कई वीआईपी सीट्स हैं, जहां पर सत्ता के दिग्गज अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। महुआ मोइत्रा तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही हैं, जो मतदान करने के लिए पहुंची हैं। टीएमसी की काफी मुखर नेता। तो भवानीपुर सीट पर सभी का निगाहें टिकी हुई हैं। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला यहां पर, और इसीलिए हॉट सीट है और चर्चाओं में भी है। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग की अपील की है और सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि आज मतदान करने वाले सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें और हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और सहभागी बनाएं। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो प्रधानमंत्री की अपील यहां पर पश्चिम बंगाल चुनाव में, इसका दूसरा और ऐतिहासिक चरण इस वक्त जारी है और खास तौर पर महिलाओं और युवाओं से अपील यहां पर प्रधानमंत्री की कि वो जरूर अपने घर से बाहर निकलें और वोट करें। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान, पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपनी सरकार बनाने के लिए, अपनी पसंद के उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए वोट कर रहे हैं। तो सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दमदम से और प्रसन्नजीत कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में इस वक्त किस तरह से वोटिंग जारी है। सौरभ, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे किस तरह से सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, क्या कुछ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हालात देखने को मिल रहे हैं? कतारें लग रही हैं,
वोटर्स का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, आप जानते हैं कि इस बार का चुनाव अलग है और कमीशन इस बार ट्रैवल मॉन्गर्स यानी जो अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे उनके लिए लक्ष्मण रेखा खींचा है। और ये है वो लक्ष्मण रेखा। हम उस लक्ष्मण रेखा को दिखा रहे हैं जहां पे साफ तरीके से सफेद में लिखा हुआ है कि 100 मीटर यानी इसके बाहर रहिए। जो ट्रैवल मॉन्गर्स है उनके लिए कमीशन का ये वार्निंग है कि इसके अंदर मत आइए। और इसके अंदर कौन आएंगे? इसके अंदर आएंगे बंगाल के वोटर्स, दमदम के वोटर्स, जो सुबह से यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर। 1500 से भी ज्यादा वोटर्स हैं इस बूथ में। और आप देख पाएंगे जो 100 मीटर की जो बूथ है, 100 मीटर से लेकर वो वहाँ पे 2 बूथे हैं। और 2 बूथे पर सुबह से ही यहाँ पे औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग जो लोग हैं, युवा, सभी का लाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सुबह से बड़ी लाइन देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं जमकर वोट करने आ रही हैं महिलाएं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वोटर असिस्टेंट बूथ यानी इस बार ये भी नया है। ये बीएलओ जो है इस पार्ट के, उस बीएलओ को यहाँ पे रखा गया है। और आप देख रहे हैं कि बूथ के अंदर कोई मोबाइल अलाउड नहीं है, तो वोटर्स अपने मोबाइल यहाँ पे रख के जा रहे हैं, ईपी भी यहाँ पे रख के जा रहे हैं और सब यहाँ पे रख के बीएलओ के पास रख कर बीएलओ यहाँ पर। आप क्या कर रही हैं? यहाँ पर मोबाइल जमा कर रही हूँ और जो लोग का असिस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये वोटर्स असिस्टेंट बूथ है। जो इस पार्ट में जाना चाहते हैं और उसका जो कार्ड चेक कर रही हूँ, नाखून चेक कर रही हूँ, पहले वोट दिया कि ना। नाखून चेक कर रही है क्योंकि पहले कोई हमारे पास ऐसी ही ऑर्डर है कि फिंगर चेक कीजिएगा। मतलब ये देखा जा रहा है कि कहीं पे वोट देकर आकर फिर वोट देने नहीं डालने आ गए, ये देख रहे हैं। और यहाँ पे काफी सारे महिलाएं भी हैं। इस बार आप वोट देने जा रही हैं, इस बार कितना अहम है इस बार की वोट? हिंदी उतना बोल नहीं पाएंगे तो जरा देखते हैं इस बार की वोट कितना अहम है। बहुत ज़्यादा अहम है, देखते हैं क्या होता है बस। क्यों है? क्योंकि लग रहा है कुछ चेंजेस होंगे, बस इतना ही कहना है। ये तो खुला बोल रही है, लाइन पे खड़े होके। क्या कहना है इस बात की वोट? नहीं वोट के बारे में बिल्कुल हम साफ तौर पर सौरभ देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं निकली है वोट करने के लिए। बिल्कुल, यानी कि इस बार जो महिला वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका में हैं। एक सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग वोटर बेस के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर महिलाएं। एकदम से महिलाएं वोटर्स जो है एकदम सुबह से, जैसे मैं मेंशन कर रहा था कि सुबह से ही सभी महिलाएं जो हैं वो एक के बाद एक आ रहे हैं। सुबह से यहाँ पे लाइन पे दिए, ये एक बूथ का चेहरा था और ये पर दूसरा जो बूथ है वहां पर भी लाइनें लगी हुई हैं। और जैसे कि सिस्टम मैं दिखाऊंगा, सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स है वो जरा दिखाऊंगा कि कैमरे की बात किया जा रहा था कि वेब कैमरा, वेब कास्टिंग, तो ये है बूथ के बाहर जो कैमरा, बूथ के बाहर कैमरे हैं। यहाँ पे वोटर्स जो लाइन पे खड़े हैं वो ठीक तरीके से यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो रहा है या नहीं वो सब देख रहे हैं। भीतर में भी पोलिंग चल रहा है एक के बाद। बुजुर्ग जो है वो लोग, और यहाँ पर भी कुछ महिलाएं हैं तो बात करेंगे कैसा व्यवस्था। बिल्कुल सौरभ, यानी कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदाता पहुंचे हैं और अपने उम्मीदवार जो अपने पसंद के उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट करने के लिए राजनीतिक किस्मत का फैसला करते हुए ये मतदाता नजर आ रहे हैं। प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ गए कोलकाता से। प्रसेनजीत, किस तरह का माहौल आज पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए देख रहे हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने भी दूसरे चरण के लिए बहुत स्ट्रांग तैयारियां की है, सुरक्षा बलों की तैनाती की है, क्योंकि पूर्व में जिस तरह के तनाव की तस्वीरें सामने आई तो उससे निपटने के लिए भी निर्वाचन आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है। देखिए, पहले तो ये बता दूं कि पहले आपको दिखा दूं, ये मैं राजारहाट गोपालपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक बूथ, जहां पे बूथ नंबर 183, 182, 185 ये सारे बूथ नंबर है। आप देख लीजिए कि अंदर का भीड़, ये भीड़ देखकर आपको पता चलेगा कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बार पश्चिम बंगाल में कोशिश ये किया गया था कि
बड़े से बड़े संख्या में लोग आके, जैसे पहली चरण में करीब 93.19% लोग अपना मतदान किए हैं, वैसे ही ये जो दूसरी चरण है यहाँ पे एक चुनौती है, क्योंकि बताया ये जाता था कि साउथ 24 परगना जहाँ पे अभिषेक बनर्जी का जगह है वो काफ़ी तनावपूर्ण जगह है, जहाँ कल परसों 2 दिन से काफ़ी तनाव रहे, वहाँ पे चुनाव कराना, जहाँ पे शहर कोलकाता है जहाँ पे लोग निकालते नहीं हैं, तो इस तरह की जगह जहाँ पे लोगों को बाहर निकालना ज़रूरी है, ये जो एक्सटेंडेड कोलकाता है, ये जो जगह को कहते हैं नॉर्थ कोलकाता का, नॉर्थ सुबर्बन कोलकाता जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, राजारहाट गोपालपुर एरिया, यहाँ पे लोग बाहर निकालते नहीं हैं। लेकिन इस तरह की सुबह 8:30 बजे अगर इतने 100 की तादाद में लोग पहुँचते हैं वोट डालने के लिए, और अच्छी बात यह है कि आसमान भी इस बार लोगों को साथ दे रहे हैं कि अभी तक कोलकाता की जो पसीना निकालने वाले वेदर रहते हैं वो लोगों को किसी तरह से समर्थन कर रहे हैं। आसमान में बादल है, हवा चल रही है धीमी धीमी, हुआ नजर आ रहा है। लोकतंत्र का ये पर्व है और मतदाता बड़ी संख्या में वोट करें, अपने मताधिकार का उपयोग करें। मौसम भी इसी तरह की भूमिका सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ नीरज, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीरज, आप इस वक्त कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और किस तरह की कांटे की टक्कर उम्मीदवारों के बीच इस दूसरे चरण में देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस समय भवानीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर मौजूद हूँ और आपको बता दें कि ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं और इसके साथ शुभेंदु अधिकारी, दोनों के बीच इस सीट पर कांटे का मुकाबला है। और लगातार हमने यहाँ पर कैंपेन भी देखा था शुभेंदु अधिकारी का और इसके अलावा ममता बनर्जी का, एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हुए भी दिखाई दिए। अब भवानीपुर की जो जनता है वो तय करेगी कि दोनों में किसको वो चुनेगी। अगर हम भवानीपुर सीट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये टीएमसी का गढ़ रहा है। ममता बनर्जी यहाँ से कई बार चुनाव जीती हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से मनोवैज्ञानिक बढ़त यहाँ पर बनाई थी, क्योंकि इससे पहले आप देखें कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। तो टीएमसी की जो विजय वाली जो छवि है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को उतारकर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की है और ये बताया है कि ममता बनर्जी जो अजय की भूमिका रही है वो ऐसा नहीं है और शुभेंदु अधिकारी उन्हें पहले भी हरा चुके हैं और यहाँ पर भी शुभेंदु अधिकारी उनके सामने है। अब आप देखें इन दृश्यों को कि जो लोग हैं सुबह से ही मतदान के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और ये एक बूथ है, उसके बाहर तक आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं सड़क तक लाइन लगा के खड़े हैं। चुनाव आयोग की भी तारीफ करनी होगी कि लगातार प्रयास किए चुनाव आयोग ने कि मतदान का जो प्रतिशत है वो यहाँ पर बढ़ाया जाए और प्रथम चरण में संध्या हमने देखा भी था कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे, अपने मत का प्रयोग किया था और वही स्थिति द्वितीय चरण में भी दिखाई दे रही है और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर भी प्रथम चरण जैसे ही वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलेगा और जो लोग हैं अपने मत का प्रयोग कर उन उम्मीदवारों का चयन करेंगे, उस सरकार का चयन करेंगे जिसको वो चाहते हैं। बिल्कुल, तो भवानीपुर से नीरज, ये वो सीट है जिस पर इस वक्त सभी की निगाहें हैं। टॉलीगंज का रुख कर लेते हैं। अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, आप भी तस्वीरें दिखाएं, आपके पीछे तो अच्छी खासी भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। कह सकते हैं कि पहले चरण के रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा क्या आज? निश्चित तौर पे जिस बूथ पे हूं मैं, कोलकाता का बहुत शहरी बूथ माना जाता है। टॉलीगंज यहाँ पर जो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री है उसका हब है और पॉश इलाका है, लेकिन यहाँ की तस्वीर इसलिए उत्साहित करती है। सुबह 6 बजे से लाइन, और ये देखिए 4 लाइनें हैं और गेट के बाहर तक आप देख सकते हैं कि ये गेट के बाहर तक लाइनें हैं। और अभी हमने देखा कि 3 एम्बुलेंस पर जो बीमार लोग हैं वो मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 90 इयर्स के जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर और उत्साह से जो मतदाता हैं वो लवरेज हैं। हमने उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश भी की कि आखिर वो कौन से मुद्दों पर सरकार चुनना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये बहुत ही हॉट सीट है। यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी के बीच में बड़ा मुकाबला इस सीट पर, क्योंकि टीएमसी से बहुत दिग्गज नेता और ममता सरकार के मंत्री अरूप विश्वास हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबुल सुप्रियो, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़ा चेहरा है, सेलिब्रिटी फेस है और टॉलीवुड जैसे इलाकों में
उनकी एक पकड़ बनाने की प्रयास किया गया। तो ये हॉट सीट है और इस हॉट सीट पर मतदाताओं को वास्तव में एक बड़ी कहना चाहिए प्रेरित कर रही है यहाँ की तस्वीरें, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें 90 इयर्स की लेडीज जो है व्हील चेयर पे आ रही हैं और सिक्योरिटी कोलकाता पुलिस की बात करें, यहाँ पर फर्स्ट लेयर में कोलकाता पुलिस है, वो उनको गाइड कर रही है। वहाँ से पैरामिलिट्री की फोर्सेज जाती है, इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो जाके उनको ले जाके बाकायदा उनको फर्स्ट वोट कराती है। मैंने कुछ जो यूथ मतदाता हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं उनसे अभी बात की है। उन्होंने कहा कि हम वोट डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह का डेवलपमेंट और रोजगार जो होना चाहिए वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो ये पूरा इस बार का जो फेज है, मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें जो 3 अहम है, जिसमें साउथ 24 परगना जो बेल्ट है, जिसमें आप गंगा सागर की बात कर लीजिए, काकद्वीप की बात करिए, मथुरापुर की बात करिए, कुल्पी की बात करिए, इसके अलावा कोलकाता अर्बन का जो क्षेत्र है जहां पर मैं हूं वहां पर टॉलीगंज एक अहम इलाका, इसके बाद जो मेरे साथी भवानीपुर में है वो आता है, रासबिहारी यहाँ से एक हॉट सीट मानी जाती है वो है। इसके अलावा चौरंगी और कोलकाता पोर्ट से तो ममता सरकार के बहुत ही दिग्गज मंत्री की किस्मत दांव पर है। इसके अलावा जो तीसरा है एक हावड़ा बेल्ट जो आता है, जिसमें हावड़ा नॉर्थ और हावड़ा सेंटर के साथ शिवपुर। तो इस बार का जो ये सीटों का जो मुकाबला है 142, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि पिछले बार के जो अगर गणित को देखें तो यहाँ पर टीएमसी ने मजबूत पकड़ बनाई है और उनकी सीटें अच्छी है, लेकिन 2026 का सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि देखिए दोनों फेज, पहले फेज में 93% से ज्यादा मतदान और दूसरे फेज में अगर सुबह 8 साढ़े 8 बजे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लाइनें लगभग यहाँ पर 700-800 और बल्कि उससे ज्यादा भी 5 लाइनें। तो साफ तौर पर जिस तरह की कतारें लग रही हैं अमरेंद्र, बिल्कुल, तो गढ़ तो यहाँ पर कई ऐसी सीटें हैं 142 सीट में जिसमें टीएमसी का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी उसमें सेंध लगा पाती है नहीं लगा पाती, ये भीड़ और ये कतारें तय करती भी नजर आएंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, टॉलीगंज से, भवानीपुर से नीरज सिंह और सौरभ दत्ता और प्रसन्नजीत बख्शी का फिलहाल नया सवेरा में हमसे जुड़ने के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। लेह एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। पहली बार भारत में भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष जो अपने मूल स्वरूप में संरक्षित हैं, सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए लाए जा रहे हैं। और ये पवित्र अवशेष उत्तर प्रदेश के पिपरवा प्राचीन कपिलवस्तु से जुड़े हुए हैं और 1 मई से 14 मई 2026 तक लेह के जीवे स्थल चोगल मसर में आम जनता के दर्शन के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे। वायुसेना के विशेष विमान से इन अवशेषों को नई दिल्ली से लेह लाया जाएगा। लेह आगमन पर अवशेषों का भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। इसके बाद इन्हें जीवित स्थल पहुंचाया जाएगा, जहां 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदर्शनी का औपचारिक शुभारंभ होगा। 1 से 14 मई 2026 तक आयोजित इस कार्यक्रम में दुनिया भर से प्रतिनिधि मंडलों, राजनयिकों, रिनपोचे, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। 14 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में पवित्र अवशेषों के दर्शन के साथ साथ भव्य जुलूस, पारंपरिक अनुष्ठान, ध्यान सत्र, योग शिविर, स्वास्थ्य पहल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और हिमालयी बौद्ध धर्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो लेह में पहली बार बुद्ध के अवशेष। और आइए देखते हैं क्या है एक दिन एक उत्सव में आज खास। एक दिन एक उत्सव में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में, जहां पानी की हर बूंद के साथ आस्था, शांति और संस्कृति का संगम नजर आता है। इंटरनेशनल महा सांकेन फेस्टिवल सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि ताई खामती समुदाय की जीवंत पहचान है। नामसाई में तीसरे इंटरनेशनल महासांकेन फेस्टिवल की शुरुआत पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ होती है। पहले दिन भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना के साथ लोगों की सुख, समृद्धि और शांति की कामना की जाती है। यह पर्व समाज में एकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संदेश देता है। सांकेन, जिसे पारंपरिक जल उत्सव भी कहा जाता है,
शुद्धिकरण, नई शुरुआत और सामंजस्य का प्रतीक है। यहाँ पानी सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि मन और आत्मा को पवित्र करने का माध्यम बन जाता है। दूसरे दिन रंग बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम इस उत्सव को और खास बना देते हैं। इस वर्ष थाईलैंड से आए कलाकारों के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं ने अपनी प्रस्तुतियों से मंच को जीवंत किया। लोक नृत्य, संगीत और परंपराएं इस उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करती हैं। यह उत्सव न सिर्फ परंपराओं को सहेजने का माध्यम है, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत करता है। महासांकेन फेस्टिवल आस्था, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द का एक सुंदर संगम बनकर उभरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नया सवेरा में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। खिसते, तोड़ते, टूटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एनडीए शाही पनीर मसाला। पनीर तो क्या मस्त बना डाला। एनडीए का असली शाही पनीर मसाला। वो असली मसाले सच सच एनडीए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्किम दौरे की। तो कल सिक्किम स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शिरकत की और करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का उन्हें उपहार दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि से जुड़े प्रोजेक्ट का उद्देश्य सिक्किम में समग्र और समावेशी विकास को गति देना है। इस देश की मिट्टी को है नमन। आज हमें सिक्किम की 50 वर्ष की यात्रा का उत्सव मनाने का अवसर मिला है। जब अवसर इतना ऐतिहासिक हो और इतने दिव्य माहौल में हो रहा हो, तो उसकी भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। पालजोर का ये स्टेडियम आज उसी अद्भुत आभा से भरा हुआ है। यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, कलाकारों की मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां हुई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ तेजी से प्रगति कर रहा है। सिक्किम के आप लोगों का जो उत्साह दिखा, सामने पहाड़ों और आसमान में प्रकृति की सुंदर छटा दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति और संस्कृति साथ मिलकर जीवंत हो उठी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा देश की संसद में प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम वास्तव में एक ऐतिहासिक, साहसिक और युगांतरकारी कदम है। यद्यपि कुछ नारी विरोधी तत्वों के कारण ये विधेयक तत्काल पारित नहीं हो सका। जब देश में राजनीतिक स्वार्थ के चलते समग्र विकास, भाषावाद, प्रांतवाद
ऊंच नीच, देश में भेदभाव के लिए लगातार कोशिश हो रही है। आज सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन करा दिए। नॉर्थ ईस्ट केवल देश का एक अहम हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये भारत की अष्टलक्ष्मी है। इसलिए हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर तो काम कर ही रहे हैं, हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक्ट फास्ट का संकल्प भी लिया है। और इसलिए एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट। आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें रोड, पावर, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, हर तरह के प्रोजेक्ट शामिल है। सिक्किम के लोगों से मिलना मुझे हमेशा एक अलग सुकून देता है। आपकी सौम्यता, आपकी सादगी, आपके चेहरों की मुस्कान अद्भुत है। मैं सिक्किम के कई प्रतिभाशाली लोगों से मिला। सिक्किम के प्रबुद्ध लोग, पद्म सम्मान विजेता, आर्टिस्ट और फुटबॉलर्स, उनसे अलग अलग विषयों पर मेरी बात हुई। शाम को जो रोड शो हुआ, मैं उसे भी अब तक भूल नहीं पाया हूं और शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं यहां के ऑर्किड्स को भी देखने गया था। मेरे लिए जितना समय तय हुआ था, मैं ज्यादा ही समय वहां बिता रहा था। और मैं देश भर के टूरिस्टों को, प्रकृति प्रेमी टूरिस्टों को, अगर उन्होंने सिक्किम का ये ऑर्किड नहीं देखा है तो कुछ भी नहीं देखा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों को कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। 27 अप्रैल को इस पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन से डीडी न्यूज संवाददाता सौम्य शर्मा की खास रिपोर्ट देखिए। न्यूजीलैंड के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो साइन हो चुका है और ये पिछले साल नवंबर की ही बात है, जब भारत के व्यापार मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल जी यहाँ न्यूजीलैंड में आए थे। उन्होंने यहाँ के प्रधानमंत्री मिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन और व्यापार मंत्री मिस्टर टॉड मैकले के साथ उन्होंने चर्चा करी थी इस विषय पर। और मैं आपको बता सकती हूँ कि वो जो चर्चा है वो काफ़ी सफल रही थी, क्योंकि अब हम उसके आखिरी चरण पे थे और अब वो भी समाप्त हो चुका है। ये डील अब साइन हो चुकी है। और इस डील के बारे में हम बात करें तो न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो कि व्यापार पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। भारत आने वाले सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ चुका है। ऐसे में ये डील जो है वो दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस डील से यहाँ न्यूजीलैंड के व्यापारियों का व्यवसाय भी बढ़ेगा। दूसरी ओर पढ़ाई के और व्यवसाय के नए रास्ते दोनों देशों के लिए खुल जाएंगे। और अगर हम बात करें यहाँ न्यूजीलैंड में भारत मूल के निवासियों की, तो वो जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी नए द्वार जो हैं वो खुल जाएंगे। चाहे बात हम करें आयात निर्यात की या फिर निवेश की, तो ये जो नई साझेदारी हुई है उससे उन्हें भी काफ़ी लाभ हो सकता है। यहाँ पे जो निवासी हैं भारत मूल के, वो एक और महत्वपूर्ण और मजबूत तरीके से भी दिखाई देंगे दुनिया भर में। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे ये डील जो है दोनों ही देशों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। सौम्य शर्मा, वेलिंगटन से डीडी इंडिया के लिए। यकीनन ये एक ऐसा एफटीए रहा जिसमें भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही विन विन सिचुएशन में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के श्रीरंग देवबा लाड, जिन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक निरंतर प्रयोग और शोध करते हुए दादा लाड क्वांटम तकनीक विकसित की है और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हम
हमें खेती को उत्पादक बनाना है तो उसे विज्ञान से तकनीक से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और श्रीरंग देवपाल लाड ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने खेती को विज्ञान की तरह अपनाया और उनकी तकनीक से जो कपास के किसान हैं उनके जीवन में भी खुशहाली भर गई और देश ने भी उन्हें सर माथे पर लगाया, उन्हें प्रदान किया पद्म पुरस्कार। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, जहां सूखी धरती और प्यासे खेत हर मौसम में संघर्ष की एक नई कहानी लिखते हैं। वहीं से उठी एक ऐसी सोच जिसने कपास की खेती की तस्वीर ही बदल दी। यह कहानी है श्रीरंग देवपाल लाड की, जिन्होंने कठिन हालातों को अपनी सीमाएं नहीं बनने दिया। सीमित संसाधन, बदलता मौसम और बढ़ती लागत जैसी चुनौतियां उनके सामने भी थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 4 दशकों से अधिक समय तक लगातार प्रयोग करते हुए उन्होंने दादा लाड कॉटन तकनीक विकसित की, एक ऐसी पद्धति जिसने न सिर्फ पैदावार बढ़ाई बल्कि किसानों के जीवन में एक नई उम्मीद भी जगा दी। एक तो मैं किसान पुत्र हूँ और वो भी ऐसे किसान पुत्र हूँ कि जिनके घर का कपास पर पूरा अर्थ खाता निर्भर है। तो मैं हमेशा विचार करता था कि इसका उत्पन्न कैसा बढ़े और मैं उसके पास बैठता था। मैंने मोनोपोडिया को 5 पौधे के कट कर दिया और जैसा कट दिया, जैसा मैंने पकड़ा वैसा ही होने लगा। सिम्पोडिया की लंबी बढ़ गई, सिम्पोडिया के टेंडू की संख्या बढ़ गई। श्रीरंग देवपाल लाड ने खेती को विज्ञान के रूप में अपनाया। उनकी विकसित दादा लाड कॉटन तकनीक में पौधों की सही दूरी, टॉपिंग, प्रूनिंग, कैनोपी मैनेजमेंट, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग जैसी विधियों का समावेश है। इन तकनीकों ने कपास की पैदावार को कई गुना तक बढ़ाया और उत्पादन लागत को कम किया। कई इलाकों में उत्पादन 2 से 3 गुना पहुंचा और किसानों की आय में 40% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। श्रीरंग देवपाल लाड के लिए खेती सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि समाज के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी है। उन्होंने सिर्फ फसलें नहीं उगाई बल्कि किसानों के जीवन में एक नई रोशनी जगाई। पशुधन संरक्षण, विशेष रूप से देसी नस्लों के संरक्षण में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। जमीनी नवाचारों से किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए श्रीरंग देवपाल लाड को पद्मश्री मिलने पर बहुत बहुत बधाई। आइए नया सवेरा में अब बढ़ते हैं आगे और खेल जगत की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए। भारतीय भारोत्तोलकों ने राष्ट्रमंडल युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप और संबंधित यूनिवर्सल कप में प्रतियोगिता के दूसरे दिन में 4 स्वर्ण पदक जीते और सुनील सिंह, एसगफा गोगोई, अभिनव गोगोई और चारुपेसी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। आईपीएल में राजस्थान रॉयल ने कल मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक अजय रही पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। आईपीएल में आज 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। थॉमस कप में आज भारत ग्रुप दौर के अपने आखिरी मैच में चीन से भिड़ेगा। भारत ने पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। और दुनिया भर की अन्य खबरों में नजर डालते हैं अराउंड द वर्ल्ड सेगमेंट में। तो यहाँ पर बात करें तो यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस समूह से अलग होने की घोषणा कर दी है। इस फैसले को तेल निर्यातक देशों के संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर सऊदी अरब के लिए जो इस समूह का प्रमुख नेतृत्व करता रहा है। चीन की राज्य परिषद के सीमा शुल्क आयोग ने कहा है कि 1 मई 2026 से 30 अप्रैल 2028 तक चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर चुके और सबसे कम विकसित देशों में शामिल न होने वाले 20 अफ्रीकी देशों पर तरजीही शुल्क दर के तहत 0 शुल्क लागू किया जाएगा।
अमेरिका की सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट सांसदों द्वारा लाए गए उस विधेयक को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्यूबा पर अमेरिकी ऊर्जा नाकेबंदी खत्म करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेना अनिवार्य करने की बात कही गई थी। इजराइल ने कल हिजबुल्लाह की बड़ी सुरंग को उड़ा दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी। इजराइल रक्षा बल IDF ने हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करते हुए कई आतंकियों को मार गिराया। और आगे खबरों में बात करें तो कोलंबिया की बात कर रहे थे हम। बिल्कुल, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त मनी मंत्र में क्या कुछ है खास। तो मनी मंत्र में बात करेंगे ETF की। पोर्टफोलियो में ETF के क्या कुछ फायदे आपके लिए हो सकते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। ETF को पोर्टफोलियो में रखना एक शानदार विकल्प है और पोर्टफोलियो का विविधीकरण जोखिम को करता है कम। बाजार में गिरावट के दौरान आपको मुनाफा मिल सकता है, तो पोर्टफोलियो में ETF के तमाम फायदे हैं। गिरते बाजार में भी ETF आपको फायदा पहुंचा सकता है। बाजार में गिरावट के दौरान मुनाफा आप इसके माध्यम से कमा सकते हैं। लक्ष्य के अनुसार अपने निवेश की रणनीति आप लगातार बदलते रहें। ETF में पोर्टफोलियो का 5 से 15% ही रखें। तो पोर्टफोलियो में ETF के फायदे के साथ साथ अगर आप गोल्ड और सिल्वर ETF की बात करें, यानी कि सोने और चांदी की, तो कुल पोर्टफोलियो की बात करें तो ऐसे में क्या करें इन्वेस्टर्स। तो कुल पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 15% ही रखें। स्टेबिलिटी के लिए गोल्ड ज्यादा रखें, बेहतर रिटर्न के लिए थोड़ा सिल्वर भी रखें, यानी कि चांदी भी रख सकते हैं। और पोर्टफोलियो में 70% सोना और 30% चांदी आप रखें। एक बार में नहीं, धीरे धीरे इन्वेस्ट करें और फिर मुनाफा कमाएं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं अलग अलग राज्यों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान। और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ आपको हर बार की तरह छोड़े जाएंगे कुछ खास झलकियों के साथ।
बया पक्षी और उसके घोंसले की सुंदर झलकियों का आप आनंद लीजिए। दक्षिण एशियाई देशों में पाए जाने वाला ये नन्हा पक्षी बेहद हुनरमंद है, जिसे अद्भुत घोंसला बनाने के लिए जाना जाता है। बया गोरैया की तरह के पक्षियों की एक प्रजाति है जो गोरैया की तरह मनुष्य के घरों में ना रहकर पेड़ की टहनियों में घोंसला बनाकर रहती है। तो आप देखिए इन झलकियों को। नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।